नमस्कार सभी को, मेरा नाम है धीरज और आप जुड़ चुके हैं समाचार भारत से। आपका फेवरेट शो जहां पे हम चर्चा करते हैं ऐसे विषय की जो देश के लिए जरूरी हैं। कुछ दिन पहले भारत का बजट संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया। आज की चर्चा उसी पर है। क्या है बजट के मुख्य बिंदु और देश की आर्थिक स्थिति को आगे ले जाने में किस तरह से इस बार का बजट सहायक है, या एक दूसरा दृष्टिकोण भी हो सकता है कि कुछ ऐसे मुख्य बिंदु हैं या कुछ ऐसे कार्य क्षेत्र हैं जो इस बजट में कवर नहीं किए गए हैं और जिनकी उम्मीद थी। इन सभी पहलुओं पे आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर ओम प्रकाश जी, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं एनडब्ल्यूसी जीविका भारत के। हमारे साथ हैं आज विष्णुकांत झा जी, जो वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं जीविका भारत के। और हमारे साथ हैं प्रकाश बंधु जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नेशनल वर्किंग टीम जीविका भारत। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा डॉक्टर ओम प्रकाश जी से। ओम प्रकाश जी सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ। सबको नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? ये जो बजट इस बार का प्रस्तुत हुआ है, उसमें क्या पॉइंट जरूरी है, क्या लगता है आपको? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी, आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ, तब फिर क्रिया प्रतिक्रिया देते रहेंगे हम लोग। अभी जो बजट आया है, पहली बात है कि ये 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहा है इसको, और फॉर्म 15G और 15H जमा करने में थोड़ा सुगमता लाया गया है। एक अच्छी बात है इसमें कि रिवाइज रिटर्न फाइल करने का पहले जो अभी तक का डेट था वो दिसंबर तक था, इसको बढ़ा करके मार्च तक किया गया है। 3 महीने का एक्स्ट्रा ग्रेस टाइम मिला है रिवीजन के लिए, और कभी कभी रिवीजन जरूरी हो जाता था और कुछ विधि व्यवस्था के कारण से एसएससी जो है उपलब्ध नहीं रहता था। रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट इंडिविजुअल का 31 जुलाई और ट्रस्ट और अदर्स का 31 अगस्त हो गया है। और एक अच्छी बात और है, जैसे मोटर एक्सीडेंट में किसी को कंपेंसेशन मिलता था, वो कंपेंसेशन लंबा केस चलने के बाद इंटरेस्ट के साथ मिलता है। उस इंटरेस्ट पर एग्जम्पशन लाया गया है। पहले उस इंटरेस्ट पे भी नॉर्मल इंटरेस्ट की तरह पे करना पड़ता था इनकम टैक्स, अभी उसके इंटरेस्ट पे छूट है। टीसीएस का रेट कम हुआ है, और फॉरेन टूर पैकेज पे 2% का सेस है। एजुकेशन अंडर एलआरएफ 5% था, पहले 2% किया गया है। ओम प्रकाश जी, ये जो आप पॉइंट बता रहे हैं, ये सारे पॉइंट बजट के हैं, वो अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन क्योंकि थोड़ी समय की सीमा रहती है, इसलिए अगर एक एक पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे तो शायद समय ज्यादा हो जाएगा। मैं एक मोटा मोटा आपसे समझना चाहता हूं कि जो बजट इस बार प्रस्तुत हुआ है वो भारत की कितनी जनसंख्या को, अगर एक अनुमान लगा के आप बता पाए कि कितनी जनसंख्या को वो हिट करता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, और क्या वो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको आगे ले जाने में सहायक है कि नहीं। मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ कि आपने जो अभी पॉइंट्स गिनाए उसमें 3-4 पॉइंट वो थे जो टैक्स पेयर से रिलेटेड हैं। टैक्स पेयर पिछले साल के बाद जब 12 लाख की छूट हो गई है, उसके बाद से केवल 7%, जहां तक मेरी जानकारी है, भारत की जो कमाने वाली जनसंख्या है उसका 7% है जो टैक्स भरता है इस वक्त। तो उसके अलावा जो बाकी की 93% जनसंख्या है उस पे कैसे असर करेगा, उसके लिए क्या फायदेमंद है, थोड़ा उस पर बताइए। देखिए, बजट में 2 लोगों का ध्यान ज्यादा रहता है। एक तो ज्यादा पैसे वाले हैं, उनको लगता है कि कहाँ हमें क्या छूट मिले। जो सबसे लोअर सेगमेंट में आते हैं, जो बहुमत में है इंडिया में, उनको लगता है कि हमको कहाँ से क्या सब्सिडी मिले। लेकिन बजट का प्रावधान जो है मैक्सिमम मिडिल क्लास को लेकर के बनता है। और दूसरी बात, जैसा आपको बताया कि 7% लोग टैक्स पे करते हैं, वही 7% से पूरा देश का इकोनॉमी चलता है। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि 150 करोड़ में हम 140 करोड़ की ही बात करें। तो 7% जिससे इकोनॉमी चलती है, उस पर ध्यान फोकस रख करके उसी पे बजट बनाया जाता है, और उसी पे अपने को चर्चा भी करना पड़ेगा। तो एक दो चीज जो इम्पैक्ट होने वाली बात है, बुरे तरीके से जिस पे इम्पैक्ट हुआ, नेगेटिव चीज पे आते हैं, अच्छी बातें तो बता ही रहे थे।
एक है कि पेनाल्टी फॉर टैक्स ऑडिट एंड ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट को फिर से बदल दिया गया है। फी और पेनाल्टी को समझना पड़ेगा। पहले क्या था कि पेनाल्टी के अगेंस्ट हम अपील कर सकते हैं कि हमारा कारण जेन्युइन है, इसलिए हमें पेनाल्टी नहीं देना चाहिए, लेकिन अब उसको फी में बदल दिया गया, तो उसमें कोई उपाय नहीं है, फी देना ही पड़ेगा। एक उदाहरण के लिए बता दें, जैसे ड्यू डेट है, हमने फाइल किया, हम एसएससी हैं, हमने अपना सारा डॉक्यूमेंट ऑडिटर को दे दिया और पता चला कि 30 तारीख को फाइल करना था और 20 तारीख को ऑडिटर की मौत हो गई। तो इसमें तो कोई का हमारे ना हमारा दोष है ना ऑडिटर का दोष है, लेकिन हमें पेनाल्टी तो भरनी पड़ जा रही है। पहले जब ये पेनाल्टी था तो हम अपील करते थे, पेनाल्टी में छूट मिलती थी, अब तो फीस हो गया लेट का, तो फीस देना पड़ेगा। तो इस प्रोविजन को एक बार दोबारा सोचने की जरूरत है। भले ये 1% को अफेक्ट करे, लेकिन मामला संगीन बनता है। दूसरा और भी कम लोगों को अफेक्ट करता है एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये बहुत ही कम लोगों को अफेक्ट करेगा, जो कि स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं उन्हीं को लगेगा। पहले था कि आपके शॉर्ट टर्म गेन, लॉन्ग टर्म गेन पे टैक्स पड़ता था। इसको हटाने के लिए सरकार ने एसटीटी का आविष्कार किया। चलो कम परसेंटेज लेंगे, सबसे लेंगे, चाहे आप लॉस में जाए कि प्रॉफिट में जाए। लेकिन एसटीटी को का दायरा बढ़ा दिया गया और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को भी नहीं छड़ा गया। ठीक है तो ओम प्रकाश जी, STT आपने ये बात रखी, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। मैं अभी यहाँ पे विष्णुकांत जी के पास जाना चाहूंगा। विष्णुकांत जी, आपने सुना ओम प्रकाश जी ने जो पॉइंट रखे। मेरा मोटा मोटा सवाल वही है कि जो बजट है उसमें प्रावधान जो है वो, जैसे ओम प्रकाश जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि जो टैक्स पेड जनता है उनके जो टैक्स वो भरते हैं उसी से जो कमाई होती है, पूरा देश उससे चलता है, इसलिए उस टैक्स पेयर का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। उसके अलावा इस बजट में क्या क्या इस तरह के आपको लगा कि कुछ बिंदु हैं जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी हैं, या आप कुछ और सोच रहे थे कि कुछ और घोषणाएं होनी चाहिए थी? नमस्कार। 26-27 का ये बजट जो है, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने रखा है, वो कुल बजट 53.47 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है, जो आज तक के सबसे ज्यादा का बजट है। ये इस बजट की सबसे बड़ी खूबी जो नट सेल में मैं बता देना चाहता हूं, यह लुभावनी घोषणाएं नहीं है मात्र। जो और सरकारें बजट अपनी घोषणाओं को लुभावने बनाने के लिए करती थी, ये बजट देश के निर्माण के लिए है। राजनीति का एक बीमारी होती है लोकतंत्र में कि हम वोट प्राप्ति के लिए बजट का निर्माण करें। नहीं, हम राष्ट्र निर्माण के लिए और भविष्य का सुखद राष्ट्र बनाने के लिए इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। पूरा जोर इस बात पर दिया गया है कि आज जो वैश्विक उथल पुथल बचा हुआ है, अमेरिका का ट्रंप साहब का उथल पुथल, रूस यूक्रेन का उथल पुथल, ये सारे विश्व में जो एक उथल पुथल बता है, आर्थिक लड़ाई चल रही है, उसमें हमारा देश कहीं से पिछड़ा न रह सके। अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो, स्थिर बनी रहे, देश की युवा आबादी के लिए रोजगार का अवसर मिलता रहे, जीवन सहज, आम लोगों का जीवन, आम भारतीयों का जीवन सहज हो जाए, सुलभ हो जाए, शिक्षा जी विष्णुकांत जी, और स्वास्थ्य की। आपने कहा कि लोक लुभावन या फिर राजनीतिक दृष्टिकोण से ये बजट नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि जिन राज्यों में चुनाव है उनके लिए कुछ स्पेशल घोषणाएं तो इस बजट में भी हुई हैं। स्पेशल घोषणा होने का कई कारण होता है। स्पेशल घोषणा होने का कारण होता है उस राज्य की आर्थिक स्थिति क्या है,
उस राज्य की रोजगार की स्थिति क्या है, उस राज्य की इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या है, उस राज्य के सड़कों की स्थिति क्या है, उस राज्य के रेल की स्थिति क्या है, हवाई जहाज की स्थिति क्या है। इसमें जो राज्य पिछड़े होते हैं उनको अलग से बजट में प्रावधान किया जाता है। ये कोई लेन देन का व्यवसाय नहीं है। मोदी का बजट लेन देन का व्यवसाय नहीं, ये सिर्फ राष्ट्र को समर्पित बजट हुआ करता है और जनता को समर्पित बजट हुआ करता है। चलिए ठीक है विष्णुकांत जी, अपनी बात रखिए। अब मैं यहाँ पे प्रकाश जी के पास जाना चाहूंगा। प्रकाश जी, आपने दोनों वक्ताओं को सुना, उनके क्या क्या उन्होंने पॉइंट रखे, आप कितना सहमत है, कितना असहमत है, क्या लगता है आपको? आप सभी को नमस्कार। आज की जो बजट है, ये बजट जीविका परिवार संगठन इसका स्वागत करता है और ये बजट जो है विकसित भारत के लिए एक माइलस्टोन का काम करेगा। आप सबको मालूम है कि दुनिया में जो लड़ाइयां चल रही है, अब थोड़ा हम पीछे जाएंगे तो ध्यान में रहेगा कि पहले हम दुनिया को जीतते थे तलवार से, बाद में बम और बारूद से जीतते थे। अभी पूरा दुनिया को अगर जीतना चाहता है भारत, या पूरा दुनिया पर अपना वर्ल्ड का फर्स्ट नेशन, श्रेष्ठ नेशन की जो बात कर रहे हैं हम, तो उसमें हम विकसित भारत के लिए पहला कदम ये बजट है। इसको ध्यान में रखना है तो ये है कि इस बजट में सरकार ने सुरक्षा पर विशेष जोर दिया है और यही कारण है कि आम लोगों में चर्चा चल रही है कि बजट अच्छा है इसलिए विपक्ष हो हल्ला कर रहा है और खासकर कांग्रेस जो है ये अपनी स्थिति परिस्थिति जो है देश को दिग्भ्रमित करके काम कर रही है और यही कारण है कि ये बजट बहुत अच्छा है। आम जनता में ये बातें आ रही है। प्रकाश जी, आप कह रहे हैं कि बजट अच्छा है, लेकिन इस बार के बजट में कोई भी लोक लुभावन घोषणा नहीं हुई है, कोई ऐसी बड़ी घोषणा नहीं हुई है, तो आप किस तरह से कह रहे हैं कि बजट अच्छा है? देखिए धीरज जी, क्या है कि अभी आपके चैनल पर कांग्रेस के बड़े नेता आने से डर रहे हैं। इसका एकमात्र जो है आप कह सकते हैं कि ये पूरे देश के इकोनॉमी के लिए जीत है ये, क्योंकि आप देख रहे हैं एक तरफ जो है हम 2 लाख करोड़ से ऊपर रक्षा बजट पर हम खर्चा किए, वही हम लोक लुभावन नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, देश की जनता को जो नीड है, जैसे होली दिवाली में महिलाओं को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है ईंधन का, खासकर रसोई गैस का, तो सरकार ने कहा कि उस समय आपके साथ हम खड़ा है। उसी ढंग से जब हम जीएसटी शुरू किए थे तो जीएसटी में हम अलग अलग बास्केट में व्यवस्था को डाल रहे थे। तो आज हमारी व्यवस्था पूरी हो गई तो हम जो है जीएसटी बचत उत्सव मना रहे हैं। तो देश को हम किस दिशा में ले जा रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बजट जो है 1 साल का बजट नहीं है, ये बजट जो है 2047 की बजट है जो उस तरफ विकसित भारत की तरफ जा रहा है। ठीक है, प्रकाश जी ने बात रखी। विष्णुकांत जी, आप कितना सहमत हैं, कितना असहमत हैं प्रकाश जी के तथ्यों से? बंधु प्रकाश जी ने जो कहा है, इस बजट में किसी एक बात को नहीं छोड़ा गया है। पर्यावरण संरक्षण की बात भी है, गरीबी उन्मूलन की बात भी है, नारी सशक्तिकरण की बात भी है, जनसंख्या नियंत्रण आज अत्यंत आवश्यक हो गया है, जनसंख्या नियंत्रण की बात है, स्वास्थ्य और सामाजिक सुविधा की बात इसमें खास तौर से दिया गया है। इस प्रकार से ये बजट संपूर्ण समाज को सुरक्षित और आगे बढ़ाने वाला बजट है। प्रकाश जी ने ठीक कहा है
ये 2047 को दृष्टि में रखकर बनाया गया है कि हम 47 तक विश्व के विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़े हो सके। आज भी हम देख रहे हैं, हम 5वें से चौथे आए, 11वें से 5वें आए, 5वें से चौथे आए, और ईश्वर की इच्छा रही, हमारे नेताओं की सद्बुद्धि इसी तरह बनी रही, तो निश्चित रूप से जानिए कि 2030 में भारत तीसरी अर्थव्यवस्था होकर विश्व के सामने चमकेगी और गमकेगी। हम जी अभी ओम प्रकाश जी हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं, बीच में शायद कुछ नेटवर्क का इशू हो गया था। प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, अभी प्रकाश जी ने बोला कि जो इस बार का बजट है वो अलग अलग पहलुओं पे काम कर रहा है, सुरक्षा पे भी बहुत बड़ी घोषणाएं हुई हैं और 2047 के टारगेट को लेके ये बजट उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। कितना सहमत हैं आप इससे? पूछा जा रहा है नहीं, ओम प्रकाश जी से, ओम प्रकाश जी जवाब देंगे इससे। हम सॉरी पहले तो कि मेरा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था कोई कारण से, मुझसे पुअर नेटवर्क के कारण से शायद डिस्कनेक्ट हो गया था। नहीं विष्णुकांत जी, हमारे ऊपर क्वेश्चन है, तो हम इस बात से सहमत हैं कि 2047 तक के लिए ये बजट बनाया जा रहा है टारगेट को देखते होते हुए। और एक चीज और है कि टैक्स हॉलिडे अनाउंस हुआ है विदेशी कंपनी के लिए सीधा 20 साल का टारगेट पे, तो इसीलिए 2047 जो है टारगेट में दिखता है वापस होस्ट के तो इससे जो टैक्स हॉलिडे अनाउंस हुआ है इसका असर कब से देखने को मिलेगा और क्या अचीवमेंट की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं? इसका असर देखने में इसका असर देखने में कम से कम 1 साल लगेगा। जब विदेशी कंपनी अपना आएगी, जाल बिछाएगी, इसके बाद मिलेगा लोगों को, तो मोटा मोटी 1 साल लग जाएगा देखने को इसका असर। तुरंत का तुरंत नहीं दिखेगा ये, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का असर है ना। अभी तो पूरे पैगाम जाएगा पूरे विदेश में कि हाँ इंडिया में ऐसा ऐसा नया रूल बना है, 20 साल का टैक्स हॉलिडे है, तब ना आगे आएगा। मिनिमम 1 साल लगेगा देखने में, 1 से 3 साल। ठीक है, मैं प्रकाश जी से सवाल रखना चाहूंगा। प्रकाश जी, अभी आपने सुना ओम प्रकाश जी बताया कि विदेशी कंपनियों को लुभाने के लिए एक बड़ा फेरबदल किया गया है, टैक्स हॉलिडे नाम से स्कीम चलाई गई है, उसमें अलग अलग छूट विदेशी कंपनियों को दी जाएगी। लेकिन क्या विदेशी कंपनियों को लुभा के भारत में लाना और उनके द्वारा इन्वेस्ट करवाना ही एक साधन रह गया है? नहीं उनका रहा मैं डॉक्टर ओम प्रकाश जी से कुछ हद तक सहमत हैं, लेकिन ये भी बात है कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे सांसदों को संबोधित करते कहा कि आप अपने लोकसभा क्षेत्र में जाएं और जितने एमएसएमई है उनको उत्पादन के लिए, जीरो डिफेक्ट के लिए आप संवाद करें, वो करें। मैं चाहता हूं, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि दुनिया में हमारा भारत का प्रोडक्ट जाए। और जो दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि गोल्ड का बहिर्गमन के एक जमाने में पूरे विश्व से भारत में पाइपलाइन होकर गोल्ड गिरता था, तो वो ये अंग्रेजों के आने से जो रिवर्स हो गया था, पूरे भारत का गोल्ड जो है वापस इंग्लैंड को जाता था। ये बजट के कारण ये ऐसा हुआ है कि दुनिया का गोल्ड भारत की तरफ बहिर्गमन होगा और भारत का उत्पाद हमारे एमएसएमई सेक्टर को ऐसी सरकार प्रोत्साहन देगी, तो मुझे लगता है कि पूरे दुनिया में हमारे उत्पाद जाएंगे, बदले में गोल्ड और डायमंड आएगा। ये आशा के साथ ये बजट काम कर रही है। ठीक है, यहाँ पे सुन पा रहे हैं सब? विष्णुकांत जी, मैं आपसे यहाँ पे आपकी राय लेना चाहूंगा कि ओम प्रकाश जी ने टैक्स हॉलिडे घोषित करने की बात उठाई। प्रकाश जी ने इस बात पे फोकस किया कि भारत के प्रधानमंत्री एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाना चाह रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं इसे? विष्णुकांत जी सुन पा रहे हैं?
विष्णुकांत जी, आवाज आ रही है आपको? अरे आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आप थोड़ा सा अपने फोन का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, एक बार ऑडियो चेक आवाज कीजिए, नहीं तब आ तक मैं रही फिर है। से एक बार ओम प्रकाश जी के पास जाऊंगा। ओम प्रकाश जी, आपने विदेशी कंपनियों के टैक्स हॉलिडे घोषित करने की बात कही, उसके अलावा जैसे हम देखते हैं, क्योंकि जब से सरकार आई है, भाजपा की सरकार 2014 से, अलग अलग बजट के अवसर पर और उसके अलावा भी हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, और भारत का जनमानस अक्सर यही उम्मीद करता है कि बजट में फिर से कोई बड़ी घोषणा होगी। जैसे पिछले साल एक बड़ी घोषणा हुई थी कि 12 लाख तक जिनकी कमाई है उनको टैक्स से छूट दे दी गई है। तो इस बार इस तरह की कोई बड़ी घोषणा ना होने के पीछे क्या कारण देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है, ये 12 लाख वाला घोषणा ना पिछली साल जो हो गई, इसी की उम्मीद नहीं थी किसी से। 12 लाख अपने आप में बहुत ज्यादा हो गया। पिछले बार 8 लाख तक में रुकना था इसको, 10 लाख बहुत था, किसी को उम्मीद नहीं था कि 12 लाख हो जाएगा। तो ये मान के चला गया अगले 2-3 साल के लिए एक मुश्त पिछले साल ही घोषणा कर दिया गया। उसके 2 कारण है, और हर साल इसको बढ़ाया नहीं जा सकता है, उससे फिर मुद्रास्फीति बढ़ेगी, अनकंट्रोल हो जाएगा। इस 12 को अनलिमिटेड हर साल जो रूटीन था, पिछली परंपरा बन गई थी हर साल की तरह, इस बार भी 12 को 15 कर दे, वो फिजिबल नहीं है। पिछली बार एकाएक एक मुश्त 12 क्यों किया गया था वो भी देखना है। टैक्स बजट में ईएलएसएस था, हेल्थ इंश्योरेंस था, लाइफ इंश्योरेंस था, म्यूचुअल फंड का था, बहुत सारा प्रोविजन था, सबको स्क्रैप कर दिया फाइनेंस मंत्री ने। तो इसलिए सबको स्क्रैप किया, तो इसको बढ़ा करके 12 का एग्जम्पशन कर दिया। इसलिए एक सामंजस्य बिठाने के लिए 12 किया गया था। अब उसको संभव नहीं है लोक लुभावना के चक्कर में आगे बढ़ाने का। तो ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा समय की कमी के चलते थोड़ा हम अब अपनी डिबेट के आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं। मैं प्रकाश जी से उनका लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा कि प्रकाश जी, इस बजट को अगर सम अप करके एक साथ हम पूरी तरह से देखते हैं, तो कुछ जो मुख्य बिंदु आपको लगे कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस बजट में, और उसका आगे होने वाला असर क्या रहेगा, 1 या 2 मिनट के समय के अंदर अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए धीरज जी, पूरे जो है अपने जो सनातन और हिंदू समाज का क्या है, जीवन का बहुत महत्व है। ये जीवन सुखद हो, आने वाले जो पूर्व जन्म हो वो भी सुखद हो। सरकार ने इसको बेहतर रूप से चिंतन किया है। कैंसर जैसे जो रोग है उसमें दवाएं इतनी महंगी थी कि लोगों का जीवन दुर्भर हो गया था। आप जानते ही हैं कि हर देश में हर 5वां से 6ठा घर में कैंसर पहुंच गया है। हर पहला से दूसरा घर में डायबिटीज पहुंच गया है। हर पहला घर में कब्ज है, और हर चौथा घर में आपको से लेकर 5वां घर में हृदय घात का मामला है। तो इसलिए सरकार ने पहला एक ऐतिहासिक कदम, मैंने कहा कि ये सरकार जो है कभी बजट लाती है तो कोई कल्पना नहीं कर सकता, वैसे ये सरकार जो है देश की जनता से प्रेम करने के कारण ये बजट ऐसा रखती है। तो इस बार जो कैंसर की जो दवाएं हैं इतनी सस्ती हो गई हैं, और देखिएगा इसका असर पड़ेगा कि हमारा भारत जो है मैं विकसित भारत श्रेष्ठ भारत कहता हूं, तो मैं कह रहा हूं कि विकसित भारत श्रेष्ठ भारत और स्वस्थ भारत बनेगा, यही भाव के लिए ये बजट है। ओम प्रकाश जी, लास्ट में समाप्त कीजिए, अपना आखिरी वक्तव्य रखेंगे 1.5 से 2 मिनट के अंदर। मेडिकल प्रोफेशनल के नाते मेडिकल का 2 पॉइंट से समापन करेंगे। बंधु जी ने कहा कैंसर की 17 दवाई प्लस 7 दुर्लभ रोगों की दवाइयों को सस्ता करने की घोषणा हुई है। कम से कम 5 से 6 महीना लगेगा इसको धरातल पे दिखने में। और एक नया स्कीम लाया गया है, निमांस 2.0 राष्ट्रीय टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम की घोषणा। इलाज से काउंसलिंग तक सुविधाओं को सरल और सुलभ बनाएगी सरकार। चलिए ठीक है, विष्णुकांत जी सुन पा रहे हैं क्या? विष्णुकांत जी तक लगता है आवाज नहीं जा रही है। विष्णुकांत जी को दोबारा जोड़ेंगे किसी विषय पे। और आज की ये बहस काफी सार्थक रही। हमने जाना कि
इस बार के बजट में क्या मुख्य बिंदु थे। कई पॉइंट ऐसे भी निकलते हैं चर्चा के दौरान जो आम चर्चा में नहीं है, जो लोगों तक जिनकी जानकारी नहीं गई है। उम्मीद है कि हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग देखेंगे वो इस विषय को और अच्छे से जान पाएंगे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे फिर अन्य मुद्दों पे आपको अपने साथ जोड़ते रहेंगे और दर्शकों तक आपकी आवाज पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।